डिस्कस करनी है। यहाँ पे देखो कि आपका सब्सक्राइब के आगे एक यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन करके, ठीक है। पर आपको क्या करना है, चैनल को ओपन करना है, यहाँ पे ज्वाइन करके इस पर क्लिक करना है। उसके बाद चीज़ें क्या करना है, वो ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंड में यही आया होगा कि ज्वाइन करना मतलब यहाँ पे पैसे के लिए चीज़ें हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे कम यहाँ पे अमाउंट मेरे को यही दिखा यहाँ पे, इससे कम था ही नहीं। इससे कम अगर 10-11 में भी होता तो वो भी मैं शुरू करता। ये मेंबरशिप ज्वाइन करना, उसका रीज़न ये है कि अगर किसी दिन आपका क्लास का गैप होता तो उस दिन मैं लाइव आके जो है, जैसे उस दिन लाइव आके आपका करंट अफेयर्स जो आपके छोटे मोटे टॉपिक हैं वो करा दूँगा। करंट अफेयर्स हो गया, या फिर आपका जो जितने भी क्लासेस हैं उनका PYQ, जितने भी मैंने अब तक की क्लासेस कराई होंगी उसका एक टाइप से टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। लाइव आके सुन लूँगा, ठीक है। या फिर जो भी डाउट्स होंगे वो लाइव आके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो बैचेज एक यहाँ पे स्टार मार्क लग जाता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सेकंड चीज़ देखो, मेंबर्स लाइव ओनली लाइव चैट, यानी जो मेंबर सीरियस होंगे वही आएंगे, जो फालतू लोग हैं वो यहाँ पे लाइव नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़। थर्ड चीज़, आपका जो भी कमेंट्स होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका सीरियस है तो कहीं ना कहीं है कि कमेंट्स भी क्या होगा, सीरियस ही हो गया कोई चीज़ तो उस पर प्रायोरिटी, यानी वो कमेंट मुझे पहले दिख जाएगा। इस अर्ली एक्सेस जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि चीज़ें ये होती है यूट्यूब पे कि वो कभी कभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जा पाता। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा। तो इसीलिए चीज़ें रखी है, ताकि अगर किसी दिन गैप हो जाता तो लाइव आके उन्हीं से डिस्कशन होगा लाइव में जो सीरियस होंगे। तो अगर ये चीज़ PYQ सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हो तो ये चीज़ भी कर लेना, क्योंकि आज 31 है तो शायद 1 तारीख यानी कल 12 से पहले इसे अभी तुरंत कर लेना, ठीक है। 29 है, बहुत कम प्राइस ही, इससे कम था ही नहीं। फिर ये हो सकता है कि कल को ये चीज़ बढ़ जाएगा, तो इसलिए बोला है कि 29 सबसे कम है। ये जून मंथ के लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो और जून मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GK PYQ सीरीज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे क्लास नंबर 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास नंबर 10 का कि भारत में सीमेंट उद्योग को पूर्णतः विनियंत्रित कब किया गया था। तो सीमेंट उद्योग को पूर्णतः विनियमित किया गया था 1989 में, ठीक है। तो ये तो हमारा सीमेंट उद्योग हो गया। सेकंड चीज़, बाकी उद्योग भी एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बाकी भी पूछ सकता है। सीमेंट उद्योग तो यहाँ से हमारा 1989 हो गया, ठीक है। बाकी में पहला हमारा जैसे लोहा इस्पात नोट डाउन कर लेना। लोहा इस्पात वाला 1874 में हुआ था, ठीक है। सेकंड हमारा एलुमिनियम का मैं AL वाला लिख लेता हूँ। तो एलुमिनियम हमारा 1937 में स्टार्ट हुआ था। थर्ड हमारा सूती वस्त्र वाला, अभी सिर्फ इनका टाइम पीरियड वो ईयर लिखना। सूती वस्त्र वाला हमारा 1818 में हुआ था। फोर्थ हमारा जूट वाला, इसका फिक्स है यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, बट ये रखना कि जूट में जो है वो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे आता है, ठीक है। इसमें अभी इतना ही है। चीनी वाला नोट डाउन करना है। चीनी उद्योग स्टार्टिंग कब हुआ था, 1903 बिहार से, ठीक है। चीनी हो गया। उसके बाद हमारा कागज़ वाला भी नोट डाउन कर लेना। कागज़ उद्योग वो हमारा होता है 1879, ये होता है लखनऊ। अच्छा, ये होता है बिहार से, ये होता है लखनऊ से, ठीक है। और ये लोहा इस्पात हमारा वेस्ट बंगाल से, लोहा इस्पात वाला वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और एलुमिनियम वाला ये भी वेस्ट बंगाल से ही हुआ था। और सूती वस्त्र वाला हमारा ये भी वेस्ट बंगाल कोलकाता से ही हुआ था, कोलकाता। और जूट वाला हमारा हुआ था, ये भी हमारा कोलकाता से ही हुआ था शायद, नहीं ये इसका, चलो ठीक है, इसका एक बार देख लेंगे। तो एक तो लोहा इस्पात याद रखना 1874 में, एलुमिनियम याद रखना 1937 में, सूती वस्त्र याद रखना 1818 में, जूट वाले में फर्स्ट प्लेस पे, तो ईयर क्लियर नहीं है इसका। चीनी वाला 1903 में, कागज़ वाला 1879 में। और लास्ट हमारा एक और याद रखना कि रासायनिक उर्वरक वाला हमारा आएगा 1906 में, ठीक है। 1906 में, 1906 में। तो ये वाले भी यहाँ पे ईयर याद कर लेना, क्योंकि अगर सीमेंट का पूछा तो बाकी उद्योग का भी पूछ सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था ये चीज़ और कहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था पहली बार। 1850 में कश्मीर को निम्न में से किस संधि के तहत जो है जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था। तो वो संधि थी कौन सी वाली, अमृतसर की संधि। अब यहाँ पे बाकी चारों संधि है, कौन सी संधि कब हुई थी, तो अमृतसर की संधि, ये तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। ये
हुआ था 1809 को, ठीक है, 1809 को हुआ था। ये रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, किस किस के बीच हुआ है? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ, इनके बीच ये संधि हुई थी। कौन सी वाली? अमृतसर की संधि, ठीक है। सेकेंड इलाहाबाद की संधि, ये हुआ था हमारा, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, मुग़ल बादशाह और अवध के नवाबों के बीच। मुग़ल बादशाह और सेकंड किसके बीच हुआ था? अवध के नवाबों के बीच, ठीक है। कौन सी ईयर याद रखना कब हुआ था? 1765, ईयर इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि हुई थी हमारी 1665 में, पुरंदर की संधि 1665 में। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच ये हुई थी पुरंदर की संधि। सुगोली की संधि नेपाल के साथ हुआ था और इसका ईयर है 1816 के आसपास ही हुआ था। सुगोली की संधि नेपाल के साथ हुआ था, ठीक है, सिगोली की संधि। तो अभी सिगोली की संधि, इसमें नेपाल का अभी कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया था, है ना। तो ये चारों संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट। अमृतसर की 1809, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ। पुरंदर 1665, जय सिंह और शिवाजी। इलाहाबाद 1765, मुग़ल बादशाह और अवध के नवाबों के बीच। सुगोली की हमारी नेपाल के साथ हुई थी 1816 में, नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो की ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम टाइम नहीं है। ये चीज़ बस मेंबरशिप के लिए बताने के लिए था, बाकी कंटिन्यूटी के लिए, ताकि कंटिन्यूटी वो चीज़ आए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारा एक पारिस्थितिकी के किस उपखंड को कभी कभी प्रजाति परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह शरीर क्रियात्मक परिस्थिति से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा वाला आएगा? शरीर क्रिया। देखो जीवाश्म तो हमारा सड़े गड़े वाला होता है, पक्षी में पक्षी होगा, और साइनो नहीं पता था, ये वाला शाइनो वाला होता है, ये हमारा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच? इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज, इस, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज़ ये होता है। सेकंड वाले का हमने पढ़ लिया, ऑटो, ये होता है हमारा प्रजाति परिस्थिति के रूप में जाना जाता है और यह शरीर क्रियात्मक परिस्थिति से जुड़ा है। ये इंटरेक्शन होता है एक इंडिविजुअल के बीच, स्पीसीज़ के बीच में, ठीक है, ये इंडिविजुअल स्पीसीज़ के बीच में होता है ये वाला, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन जीवाश्म, आपको पता है कि पुराने सड़े गड़े जो होते हैं उनका अध्ययन ही इसमें करते हैं, जीवाश्म वाले में। पेड़ पौधे होते हैं प्राचीन वाले जो आर्चियोलॉजी टाइप के जो होते हैं, ठीक है। और पक्षी वाले ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षी विज्ञान है। तो यहाँ पे बट इंग्लिश में देगा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का। तो यहाँ पे चारों का नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट वाले में हमारे बिटवीन टू और मोर स्पीसीज़, ठीक है, ये आएगा। सेकंड में हमारा इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल स्पीसीज़, और थर्ड वाले में या फिर यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी में याद करना है, इसे प्रजाति परिस्थिति भी कहते हैं। सेम मतलब, प्रजाति का मतलब उसी जाति से रिलेटेड। और थर्ड वाले जीवाश्म आपको पता है कि सड़े गड़े जो प्राचीन टाइम के जो बचे उनका, और पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बाकी का भी पूछ सकता है। बहमनी राज्य के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो बहमनी राज्य के बाद 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। वो 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से हो सकता है? नेक्स्ट टाइम पे वो 5 जो हैं स्वतंत्र राज्य पूछ लें। तो पहला है बीजापुर पहला। दूसरा हमारा हो जाएगा अहमदनगर। तीसरा था बरार। चौथा था गोलकुंडा, और फिफ्थ हो जाएगा बीदर, ठीक है। स्वतंत्र राज्य, इनके रूलर भी याद कर ला। आदिल शाह जो है बीजापुर के थे, आदिल शाह। अहमदनगर के थे निज़ाम शाही। बरार के इमाद शाही, और गोलकुंडा के कुतुब शाही, और बीदर के बरीद शाही।
बरीद शाही, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश हुए थे? ये हुआ था 1489 में, दोनों 1489 में, उसके बाद 1490 में ये दोनों हुए थे। 1490 1512 में हम गोलकुंडा हुआ था और 1526 में जो है ये विदा। तो बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद ये 5 स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था। उनके रूलर भी लिख दिया और कब वो हुए थे वो चीज़ भी नोट डाउन करना, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम हो सकता हो कुछ भी पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य अवसादी चट्टानें। अभी किसी पार्ट में चट्टान का हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल हमें याद करना है कि सामान्य अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। सामान्य अवसादी चट्टान, सामान्य अवसादी चट्टान की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी जो चट्टानें हैं, ठीक है, किसी स्थान पर जमा हो जाती है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित यानी छोटी छोटी चट्टान कौन सी? ये डेफिनेशन है, छोटी छोटी जो चट्टानें जब किसी स्थान पर, छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में क्या होता है? बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, कौन सी प्रतिक्रिया? रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ठोस रूप धारण कर लेती है ना, यानी ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अवसादी चट्टानें। छोटी छोटी चट्टानें जब जमा हो जाती किसी, देखो एक एग्जांपल, छोटी छोटी चट्टानें जब ये जमा हो जाएंगी तो काफ़ी टाइम बाद जो है ये क्या होगा कि ये एक ठोस चट्टान का रूप ले लेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं जो नोट डाउन कर लेना। उसमें पहले आएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर, ये 3 हो गए। कॉन्ग्लोमोरेट, एक और नोट डाउन, कॉन्ग्लोमोरेट एक हो गया। उसके बाद नमक की चट्टान भी इसी के अंदर आएगा, नमक की चट्टान। सेलखड़ी भी इसी के अंदर आएगा, सेलखड़ी, ठीक है, सेलखड़ी हो गया। और बाकी इनके अंदर जो है ये भी ध्यान रखना कि लोहा अयस्क और फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट भी थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वही पूछता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेटी पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सिलखड़ी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी क्या होता है? ये परतदार होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी एग्जाम्पल वो पूछ लेगा। बाकी चट्टान को हम किसी एक पार्ट में नेक्स्ट वाले में आएगा तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे तीनों टाइप की चट्टान को डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट हमारा यह है कि कौन सी कोशिकीय संरचना अंतरावस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और दृढ़ता को नियंत्रित करती है और समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है। तो कौन हो जाएगा? होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की डेफिनेशन मैंने बताई भी था इससे पहले। सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? तारक काय मैंने बता दिया था एक डायग्राम के थ्रू भी इससे पहले वाले PYQ सीरीज़ में, तो बार बार इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं। तारक काय ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो तारक काय में मैंने क्या चीज़ें डिस्कस किया था वहाँ पे कि तारक काय क्या होता है? एक ये 9 टाइप में चीज़ें, इस टाइप का शेप होता है। परपेंडिकुलर एक टाइप से रहते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बाकी इसकी संरचना होती है 9+0 वाली संरचना होती है, अरेंजमेंट जो कहलाता है। और बोवेरी ने इसकी खोज की थी। ये सब चीज़ें वहाँ पे सेंट्रोसोम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे PYQ वाली क्लास में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी सेंट्रोसोम की एक और डेफिनेशन क्या हो गई कि कोश के संरचना
अंतरावस्था पर कोशिका की क्या करेगा, ये गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करेगा और समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा भी प्रदान करता है। कौन? सेंट्रोसोम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ गया यहाँ पे, लेयर्स वाला हमारा CFC, वहाँ पे शायद मैंने ऑप्शंस गलत बोल दिया था। CFC वाला करेक्शन कर देना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला जो होता है वो क्या करता है, वो शीतलक प्रदान करता है ना। वो चीज़ मैंने बोला था कि वो रेफ्रिजरेशन से निकलने वाली गैस होती है, और क्लोरीन उसमें जो होता है उसके कारण वो क्या करता है, नुकसान ज़्यादा देता है ओजोन परत को। तो वहाँ पर उससे करेक्ट कर लेना, करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा आर्टिकल व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है। आर्टिकल इससे PYQ क्लास में कौन कौन से कर दिए हमने। आर्टिकल हमने किया था 39, 40, 41, 42, 43, ये वाले आर्टिकल ऑर्डिनरी हम कर चुके थे 43 तक। इसके बाद 48 का A भी हो गया था शायद। उसके बाद 52 से लेकर 61 तक याद है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की कर लिए थे। 63 से लेकर 69 वाइस प्रेसिडेंट कर चुके हैं। और ये आर्टिकल ऑलरेडी, इतने आर्टिकल हमने कर दिए हैं। अब यहाँ पे 4 आर्टिकल और उसमें ऐड ऑन कर लेना। कौन सा आर्टिकल इन्होंने बोला है कि समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है, यानी समान अपराध के लिए एक से अधिक बार, यानी एक ही बार सज़ा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 याद हो जाएगा, ये अपराध से रिलेटेड हो जाएगा। आर्टिकल 20 अपराध से रिलेटेड हो जाएगा। आर्टिकल 22 शॉर्ट में लिख देना, गिरफ्तारी से रिलेटेड आर्टिकल 22 इधर लिख देता हूँ। आर्टिकल 20, 21, 22, 23। आर्टिकल 20 तो हमारा अपराध से रिलेटेड हो जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इससे रिलेटेड हो जाएगा। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से रिलेटेड होता है, जो जिसमें रूल आता है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है, वो चीज़। आर्टिकल 23 ये हमारा बाल श्रम नहीं, बलपूर्वक यहाँ पे आएगा आर्टिकल 23 में कि ये है कि बलपूर्वक कोई काम कराना, ठीक है, या फिर फोर्सफुली कह सकते हो ना, फोर्सफुली कोई काम कराना। और 24 में वही है कि 14 साल से कम वालों को। तो 23 में ज़बरदस्ती कोई काम कराना। देखो आर्टिकल 20 में अपराध से मतलब कोई भी समान अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, ये उसमें रूल में बोला गया है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 22 में हमारा होता है गिरफ्तारी। 23 में हमारा आता है हमारा बलपूर्वक किसी से कोई ज़बरदस्ती काम कराना, वो चीज़ आता है 23 में, ठीक है। तो ये राइट है कि नहीं करा सकता कोई, ये बोला गया है, तो ये राइट है, ठीक है। हमारे 4 आर्टिकल कंप्लीट हुए यहाँ पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 नहीं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो करंट का गवर्नर ऑफ द ईयर, ये तो शक्तिकांत दास को मिला था, बट ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट वाले पार्ट में ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 2023 वाला है जो काम का नहीं है, 2024 वाला करेंगे। 29 RBI के बारे में ऑलरेडी हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था, तो यहाँ पे फिर से RBI वाला रिपीट हो गया, ठीक है। सर ऑस्बोर्न स्मिथ ये क्या था, RBI के पहले गवर्नर। RBI के बारे में ऑलरेडी इससे पहले हम कर चुके हैं। क्या क्या किया हमने, RBI की स्थापना, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सेकेंड चीज़। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे रिपीट होना अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीयकरण कर लिया था, पहले गवर्नर, फर्स्ट भारतीय गवर्नर, हेडक्वार्टर, ठीक है। देखो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। फर्स्ट गवर्नर सर क्या नाम है, ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। और पहले भारतीय गवर्नर देशमुख, क्या नाम था, CD देशमुख, ठीक है। देशमुख नहीं, CD देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख।
पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता, ठीक है। अभी कहाँ पे है? अभी है मुंबई, सॉरी मुंबई, हाँ ठीक है। पहले कलकत्ता था, अभी प्रेजेंट में मुंबई है। तो ये आरबीआई के बारे में इससे पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 कि किस स्पर्धा को प्राय घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक और नृत्य के रूप में जाना जाता है। जिम्नास्टिक मतलब आप जैसे हॉर्स है, तो एक तो हॉर्स पे होता है करतब दिखाना, यानी जिम्नास्टिक करते हुए, जैसे कोई पर्सन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा है। जिम्नास्टिक पता है ना, जैसे जिम्नास्टिक नॉर्मली क्या होता है, एक यहाँ पे टेबल टाइप होता है, उसके ऊपर करते हैं, मतलब ये लकड़ी का होता है। लेकिन यहाँ पे हॉर्स यानी घोड़े पे दौड़ते हुए करते हुए जिम्नास्टिक, तो उसको बोला है, उसको क्या बोला है, उसे बोलते हैं अश्वारोही कुदान। कुदान भी यहाँ पे तो कूदने से रिलेटेड, वॉल्टिंग ये वाला होता है वो। तो इसका तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 10th का, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, क्या हो गया। बाकी क्या होता है, लंबी बाधा दौड़। ये लंबी बाधा दौड़ मतलब घोड़े से यहाँ पे एक बाधा था, यहाँ पे एक बना होगा, तो इसके ऊपर से कुदा के ले जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लंबी बाधा दौड़, ठीक है। तीसरा होता है बैरल। बैरल रेसिंग क्या होता है? बैरल रेसिंग नॉर्मली ये होता है कि उसकी नॉर्मल रेसिंग होती है, बट और कुछ नहीं। बैरल में ये होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ लेते हुए इसके यहाँ से इसके गोल घुमा के फिर वापस ले जाना, इस टाइप से होते हैं 2-3 ऐसे ही। यहाँ पे इस टाइप से लगा होता है। यहाँ से वो आएगा, पहले इसको गोल इसको क्रॉस करेगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर इसको, फिर वापस जाके पहुँच जाएगा, उसे कहते हैं बैरल रेसिंग, घोड़े पे, ठीक है। घुड़सवार भाला। भाला तो आपको बताइए, भाला फेंक वाला, ठीक है, तो नॉर्मली पता है। बट इन्होंने बोला क्या, जिम्नास्टिक के लिए यूज़ होता है हमारा ये वाला इक्वेस्टिंग वॉल्टिंग। ये हमारा एक जैसे दौड़ा हुआ, इसके ऊपर से कुदा के ले जाना, ये हमारा स्टिपलेस चीज़ करके। बैरल में हमारा क्या होता है, इसके गोल कवर करता हुआ, फिर दूसरा होगा इसका कवर करता, पहले पहुंचना। और भाला वाले में पता ही है, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड लगाना है क्वेश्चन नंबर 11 में। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाओगे कि निम्न में से किस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा देखो, राजमार्ग तो बिल्कुल है, बांध भी बनाओगे, ये सब विद्युत वाला नहीं है, ठीक है, सॉरी ये भी है ना। राजमार्ग होगा ही होगा, ओके, विद्युत भी होगा, बांध भी होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा, कृषि वाला, ठीक है। तो ये तीनों हमारे आएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड से रिलेटेड भी हमने ऑलरेडी कर लिया, तो रिपीट क्वेश्चन है। समताप मंडल भी कर लिया, रिपीट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे नॉर्मली। 12th का ऑलरेडी आ जाएगा, कर चुके हैं हम। 1930 में पहला हमारा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, तो फुटबॉल के बारे में अब यहाँ पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट फिर भी ये है कि एक बार और अच्छे से कर लेना फुटबॉल के बारे में। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो फुटबॉल का जन्मदाता वो कौन है? इंग्लैंड। किसे कहा जाता है? इंग्लैंड वाला। पहला क्लब कौन सा बना था, ये भी हमने कर लिया था। कौन सा है? शेफील्ड क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब, ठीक है। ये हमारा पहला फुटबॉल का क्लब बना था, ठीक है। इसके बाद इंडिया में पहला फुटबॉल क्लब कौन बना था? इंडिया में बना था डलहौजी क्लब, डलहौजी क्लब पहला फुटबॉल क्लब जो बना था, ठीक है, डलहौजी क्लब। इसके बाद फीफा ने वर्ल्ड कप कब स्टार्ट किया था? फीफा का था फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन। फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना भाई, फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता देना फीफा का क्या है, ठीक है। वो मैं खुद कंफ्यूज हो गया उस चीज़ में। पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, और ये हुआ था उरुग्वे में, ठीक है। वही से जीता था पहला वर्ल्ड कप, ठीक है, उरुग्वे ही जीता था, वहीं पे हुआ था। फिर हुआ था 1934 में, हर 4 साल में होता है, ठीक है, हर 4 साल में। तो 1934 में हुआ था, और फिर हुआ था 1938 में, ये तीनों याद रखना। दूसरा भी कहाँ पे हुआ था? दूसरा हुआ था इटली में, और तीसरा हुआ था फ्रांस में, ठीक है। पहला उरुग्वे जीता था उरुग्वे में, दूसरा इटली में हुआ था तो इटली जीता, तीसरा फ्रांस में हुआ, लेकिन जीता कौन? इटली जीता था। तीनों ध्यान रखना। कौन सा वाले जो है वर्ल्ड वॉर के कारण स्थगित हुए थे? 1942 और 46 वाला, ठीक है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 42 और 46 वाला जो है हुआ था। 2024 वाला ये कहाँ पे होगा? 2024 वाला होगा अमेरिका,
यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लेना। 2024 वाला पूछ सकता है फीफा, तो 2024 वाला अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन जगहों पर ये होगा 2024 वाला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इतनी चीज़ें। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे था? हेडक्वार्टर इसका था ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19 और स्थापना कब हुई थी? स्थापना यहाँ पे डेट भी नोट डाउन कर लेना, 1904 में, ठीक है, 1904 में। तो ये हमारे फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो पूछ ले कुछ और चीज़ें। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा से के ऊपर तक होता है। तो समताप मंडल ऑलरेडी बहुत बार इस चीज़ को करा चुका हूँ, 50 मीटर से ऊपर समताप हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं। क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे हमें लेयर्स का फिर से रिवीजन करना है। तो ये क्वेश्चन आया है, रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिवीजन करना है। 14 वाला बाघ गुफा, तो यहाँ से हम गुप्ता डायनेस्टी को कंप्लीट कर लेंगे। बाघ गुफा से रिलेटेड यहाँ से हमारा गुप्ता डायनेस्टी हो जाएगा। मौर्य डायनेस्टी हम कर चुके हैं। चोल डायनेस्टी मौखरी हम किसी और पार्ट में करेंगे। यहाँ से गुप्ता डायनेस्टी करेंगे और मौर्य का रिवीजन करेंगे। बाकी इससे आगे थोड़ा नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। अभी ये वाला जो पार्ट है इसको यहीं पे रखते हैं और कंटिन्यूटी रहेगी। उसके लिए वो जो मेंबरशिप है उससे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हो सकता है किसी दिन अगर गैप होता है तो उस दिन लाइव क्लास में करेंट कर लेंगे, या फिर जितने भी PYQ सीरीज़ हुए हैं उनका टेस्ट टाइप का हो जाएगा, और या फिर कुछ आने वाले टाइम पे जो भी चीज़ें और चीज़ें हैं जो डिस्कस हो जाएंगी, सभी को करना है, चाहे रीजनिंग वाला हो या इंग्लिश वाला। रीजनिंग में डाउट होगा या इंग्लिश में कम आ रहा है या फिर GK सेक्शन में हो रहा है, तीनों ही सेक्शन के लिए वो चीज़ है, ठीक है। तो 12 से पहले वो चीज़ कर लेना। बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर 11 में। थोड़ा सा लेंथ इस वो वाली क्लास थोड़ा टाइम लेके चीज़ें अच्छे से हो जाएगा उसमें कवर।